नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है ये अफ्रीका के टूवर्ड भारत की क्या डिप्लोमेसी है उस बारे में बात करता है। अफ्रीका की पेंडेमिक में क्या स्थिति हुई है और भारत कैसे अपने रिश्ते गहरे करने के लिए यहाँ पर कदम उठा सकता है उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है बेड बैंक। बेड बैंक क्या होता है, नाम से भले ही अर्थ नहीं समझ में आए लेकिन सरल भाषा में समझे तो जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के स्वरूप में यहाँ पे जो बेड लोन्स को लेने के लिए सरकार द्वारा स्थापित बैंक होता है उसे बेड बैंक कहा जाता है, जो कि एनपीए की समस्या को खत्म करने के लिए क्रिएट करने की बात करता है। तो भारत की तरफ से भी ऐसे ही एक बैंक क्रिएट करने की बात की गई है, लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत को जरूर बैंक क्रिएट करना चाहिए, लेकिन चीन में ऐसा पहले ही हो चुका है। चीन में ऐसे बैंक स्थापित हो चुके हैं और वहां से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या लाइसेंस ले सकते हैं, उसकी बात करी गई है इस आर्टिकल में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर और लिंक्डइन की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए तो आज का एमसीक्यू देखते हैं, वह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को निम्न में से किस कानून में परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन ए है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो कोविड के चलते हुए नॉन परफॉर्मिंग असेट बहुत ज़्यादा एनपीएस जिसे हम कहते हैं वो और बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, आर्थिक गतिविधियां जो है वो अपने आप में थम गई लॉकडाउन के चलते हुए। इसी को देखते हुए भारत में एक बेड बैंक बनाने की बात की गई है। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है इस नीड की जो बेड बैंक बनाया जा रहा है भारत में उसके ऊपर। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ले सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर लीगल और करंट अफेयर अपडेट्स मिलती रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर ही सकते हैं। तो चलिए इंडिया की क्या अफ्रीका के संबंध में नीति रही है उस बारे में बात करते हैं। तो अफ्रीका जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में हमेशा प्रायोरिटी पे रहा है। हमेशा हमने उसको एक ऊपर वाले दर्जे में रखा हुआ है अफ्रीका से जब भी संबंधों की बात आती है। तो ये संबंध हम सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस के माध्यम से देख सकते हैं। अगर CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो भारत से जो एक्सपोर्ट है करीब 27.7 बिलियन डॉलर का अफ्रीका में हुआ है, और वही अफ्रीका से इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये 28.2 मिलियन डॉलर्स का हुआ है। लेकिन दोनों में क्रमशः 4.4 यहाँ पे 4.4 और 25% गिरावट देखने को मिली है। अगर बाइलैटरल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर 2020-21 वर्ष की बात करें तो यहाँ पे 55.9 बिलियन डॉलर का यहाँ पे बाइलैटरल ट्रेड हुआ है, जो कि 2019 और 2014-15 के कंपैरिजन में देखें तो 10.8 बिलियन डॉलर और 15.5 बिलियन डॉलर क्रमशः इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन इन्वेस्टमेंट, भारतीय इन्वेस्टमेंट की निवेश की बात करें अफ्रीका में तो ये भी घटा है। अगर हम 19-20 का निवेश देखें तो 3.2 बिलियन डॉलर था, वही 2020-21 में ये घट के 2.9 बिलियन डॉलर हो गया। अगर हम चीन के संबंध में यहाँ पर कंपेयर करें तो 1996 से लेकर 2021 तक, 1996 से लेकर 2021 तक भारत ने चीन के अनुपात में केवल 1/3 निवेश चीन में अफ्रीका में करा है। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत के जो टॉप 5 मार्केट है, जो 5 बड़े मार्केट है, वो है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट जिसे हम मिस्र कहते हैं, केन्या और टोगो। तो ये कुछ मुख्य मार्केट है भारत के लिए जहां पर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत की तरफ से मेजरली क्या निर्यात किया जाता है, क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें आते हैं मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, फार्मा और व्हीकल्स। और इंपोर्ट की बात करें तो जो हीरे जवाहरात है, प्रीशियस स्टोन्स है, ये इंपोर्ट किए जाते हैं। तो 70% जो इंपोर्ट है वो हमारा अफ्रीका से ही इस क्षेत्रों में आता है।
अब बात आती है ब्रॉड डेवलपमेंट्स की कि कोविड-19 से अफ्रीका महाद्वीप पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो अगर हम 24 जून 2021 तक देखें तो यहाँ पर अभी तक 5.2 मिलियन इन्फेक्शंस के केसेस है, जो कोविड के केसेस है वो देखने को मिले और यहाँ पर करीब करीब 1.3 लाख मृत्यु हमें देखने को मिली। वही अगर हम बात करें तो 41 अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहाँ पर ये स्थिति है कि 2000 से भी कम वर्किंग वेंटिलेटर्स है, जो कि अपने आप में अफ्रीका की स्थिति, हेल्थ स्थिति बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। वही उसके अलावा कोविड-19 में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुके ना, इसलिए हमने इंटरनेट के ओर रुख करा, लेकिन अफ्रीका में इसकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि एक तीसरी सबसे बड़ी रुकावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस 21वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में, तो अमेरिका, यूरोप, एशिया, इनने अफ्रीकन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि कहीं ना कहीं अफ्रीका मिनरल, हाइड्रोकार्बन और ओशन रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसको देखते हुए अमेरिका, यूरोप, एशिया सबकी तरफ से दिलचस्पी बनी रही, लेकिन कोविड के इस दौर में जितना असिस्टेंस इन्हें देना चाहिए था अलग अलग द्वीपों को, अलग अलग देशों को, उतना इन्हें नहीं दिया गया। तो अगर भारत के रोल की बात करें, इंडिया से भारत का क्या रोल रहा है, तो अभी बात इस आर्टिकल में ये सुझाया गया है कि भारत को अपनी प्राइमरी पोजीशन में, अपनी प्राथमिक जो प्रायोरिटी रहती है, जो स्थिति रहती है, उसमें अफ्रीका को सबसे पहले रखना चाहिए और हमें सिर्फ हमारे विदेश नीति ही नहीं, हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है, आर्थिक जो एक लेन देन होता है, हमें उसे भी सुधारने की आवश्यकता है। हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ट्रेड रिलेशंस को भी और सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे सारी चीज़ें थम गई और फिर से चीज़ें रिबाउंड हो सकती है। तो भारत को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के रूप में इस स्थिति को लेना चाहिए। चीन की बात की थी मैंने, तो अगर सन 2000 की बात करें तो भारत और चीन का जो कहीं ना कहीं ट्रेड था अफ्रीका में, वो अपने आप में काफ़ी हद तक बराबर था, लेकिन 2010 और 2015 कि अगर आंकड़े देखें तो अपने आप में ये अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और वक्त के साथ ये बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ऐसी स्थिति में हम चीज़ों को सुधार कर रहे हैं। चलिए, दूसरा जो आर्टिकल है ये बैड बैंक लेसन फ्रॉम चाइना के बारे में है। हमारे देश में बात की गई है कि हम एक नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे, बैड बैंक जिसे कहेंगे, जहां पर जो एनपीएस रहेंगे हमारे बड़े बड़े बैंक्स की, उनको ये बैंक ले लेगा और रिजॉल्व अपने आप में अपने तरीके से करेगा, जिससे बैंकों पे जो एनपीए का भार है वो कम होगा। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये अपने आप में विश्व में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, चीन में ये पहली समस्या आ चुकी थी और जब यहाँ पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे, उसके बाद में चीन हुआरोंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो उसको स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर कुछ चूक हुई थी इस चाइनीज़ कंपनी के द्वारा, तो जिससे भारत शिक्षा ले सकता है और भारत में जो कदम उठाया जा रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर ज़रूरी है कि जो पास्ट लेसन है उनको हम कंसिडर ज़रूर करें। तो यहाँ पर 4 स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक के लिए यहाँ पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में यहाँ पर बैड बैंक की स्थापना की गई चीन में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है उन्हें बैंक से लेकर रिजॉल्व करे विद इन द टाइम ऑफ 10 ईयर, 10 वर्षों के अंदर उन्हें रिजॉल्व करे। तो 2012 में अगर देखें तो चीन में एक लोकल बैंक पर प्रोविंस के लिए, हर एक प्रांत के लिए एक लोकल बैंक की बात की गई। वही 2016 में ये 2 लोकल बैंक्स पर प्रोविंस हो गया। तो करंटली 59 लोकल बैंक्स यहाँ पर है। रिसर्च पे ध्यान दे तो बैन चेरेवेंगओंग एट NUS जो है, इनकी अगर रिसर्च के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस स्थिति में अगर यहाँ पर बैड बैंक लाए जाते हैं और अगर यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ बाइंडिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस है और ओपेक मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट में पारदर्शिता नहीं है, रेगुलेशंस भी उस मानक पे नहीं है, तो बैड बैंक को क्रिएट करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ देगा। समस्या को सुलझाने के बजाय ये उसे बढ़ा देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई है। तो भारत के लिए क्या लेसन हो सकता है?
सबसे पहले तो ये है कि सेंट्रलाइज्ड बेड बैंक लाइक NARCL शुड हैव फाइनाइट टेन्योर। बहुत ज़रूरी बात है कि ये एक निश्चित काल अवधि के लिए होना चाहिए अगर हम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाते हैं तो। उसके अलावा एक और बात ये है कि अपने आप में ये किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए बना है, ये डिफाइन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी क्लियरली डिफाइंड रहे, इसके गोल क्या है, इसके एम्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके अलावा Indian banks remain exposed to bad loans even after transferring to ARC। तो यहाँ पर बहुत सी asset reconstruction companies है, हमारे देश में ऑलरेडी मौजूद है, प्राइवेट हाथों में ये है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि NPA ट्रांसफ़र करने के बाद में भी बैड लोन्स की जो समस्या है वो बनी रहती है। तो इस और भी ध्यान देना चाहिए कि बैंकों को अपने सिस्टम में भी सुधार करने की ज़रूरत है कि भविष्य में ये स्थिति, बैड लोन्स की स्थिति पैदा ना हो और वो पाइल्ड अप ना हो। उसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स शुड बी थ्रू अ मार्केट मैकेनिज्म। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि बैड लोन्स जो है वो फ्यूचर में ना हो, इसको देखते हुए हमारे सिस्टम में, बैंक्स के सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बैंक को इस तरीके से अपना रुख अपनाना चाहिए कि भविष्य में इनमें बैड बैंक की आवश्यकता पड़े ही नहीं, वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही इनको रिजॉल्व करे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, इनको डायरेक्टली अलाउ किया जाए कि वो बैंक से बैड लोन्स खरीद सके, जिससे हमें ऐसे बैड बैंक की आवश्यकता नहीं होगी और जल्द से जल्द जो बैड लोन है वो अपने आप में सुलझ पाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर सामान्य ज्ञान ले लेते हैं। तो चीन में जो AMC है, 4 मुख्य AMC है, उनके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ICBC कहते हैं इसे। दूसरी है जो पहली है ICBC, ये क्रेडिट और सेविंग से डील करती है। जो दूसरी है ये है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, CCB, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से डील करती है, उसके संबंध में है। तीसरी है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए होती है। और चौथी है बैंक ऑफ चाइना, BOC, जो कि फॉरेन एक्सचेंज से डील करती है। तो ये मुख्य 4 AMC चीन के हैं। तो चलिए आज का हमारा जो विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपना जो भी फीडबैक है कमेंट में लिखिए। उसके साथ ही साथ जो भी आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर भी साथ में देना शुरू कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।